एग्जाम प्रो में आज की इस वीडियो में हम भाई क्या करेंगे, साइंस का जो फिजिक्स है उसको शुरू करेंगे। इससे पहले भाई हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हम इन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम भाई साइंस को करेंगे, जो कि एचएससी के द्वारा भाई जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान से उनको करेंगे वन बाय वन। उसके बाद रसायन विज्ञान को। इस प्रकार भाई हम साइंस टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो 1 मिनट दीजिए भाई मुझे, जस्ट 1 मिनट, है ना। 1 मिनट दीजिएगा, मैं चेक करती हूँ ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है या नहीं है। 1 मिनट दीजिएगा, ओके। लीजिए भाई, इस प्रकार शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन एचएससी के द्वारा भौतिक विज्ञान से पूछे हुए एमसीक्यू पीवाईक्यू को। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए भाई, जूम करती हूँ आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे भाई, ये जो है टॉपिक वाइज है। कैसे हैं, टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले जो भौतिक राशियां हैं, जो मात्रक हैं और मान है, उसके हिसाब से हम करेंगे भाई। फन ओनली, स्वागत है भाई। ओके भाई, पीडीएफ भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। लीजिए भाई, बताइएगा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। तो बताइए भाई, किसका किया जाता है भाई। अर्जुन सिंह, राम राम भाई। बैरोमीटर का, हाइग्रोग्राफ का, या फिर पाई रेडियोमीटर का, या फिर एनीमियोमीटर का। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, ए भी बता रहे हो, बी भी बता रहे हो, बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिएगा। वायु वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमियोमीटर का किया जाता है। गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 एम्पियर डैश के बराबर है। 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 वोट प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति, है ना, जूल आएगा। या फिर देखिए, या फिर क्या है भाई, ऑप्शन डी, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। 1 सेकंड प्रति कूलम आवेश आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। 1 कूलम प्रति सेकंड, ए आएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताइए भाई, श्यानता गुणांक का विन्मान सूत्र क्या है। m⁻1 और l की पावर -1, t की पावर -1। इस प्रकार से भाई यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा भाई पंचायत ऑफिसर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस प्रकार से जो इस चीज का है, देखिए संयंता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर क्या होता है भाई, पास्कल सेकंड है। क्या है, पास्कल सेकंड है। आपसे दोनों में से किसी एक का भी पूछ सकता है, आपको दोनों पता होना चाहिए। बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो बताइए, ओम है, एम्पियर है, वोट है, या फिर वाट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, वोट। क्या है भाई, वोट है। देखिए, बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई SI मात्रक वॉट होता है, और किसी विद्युत परिवर्त में ऊर्जा के सहन होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को भाई P से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार देखिएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई जेई के पेपर में आया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण श्रेणी में छोटे से बड़े क्रम में, किस में बताना है भाई, छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो देखिए, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है और मीटर है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे छोटा जो है, सबसे पहले छोटे से बड़े की साइड जाना है। पहले तो क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा। पहले पे क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, सेंटीमीटर आएगा। तीसरे नंबर पर क्या आएगा भाई, है ना, फिर मीटर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर रहेगा 3 3 1 4 2, बी आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बी बिल्कुल है, करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से 3 1 4 2 आएगा। ओके, छोटे से बड़े की तरफ लगाने थे, क्या लगाने थे, छोटे से बड़े की तरफ। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा। देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर और फिर किलोमीटर, ये रहेगा भाई इनका सीक्वेंस। अब आ गया नेक्स्ट जो है यांत्रिकी। न्यूटन के
गति संबंधित डैश नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो वही बताइए, न्यूटन के गति संबंधी डैश नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया पर एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा, है ना। ये कौन सा है भाई, न्यूटन का गति का तीसरा द्वितीय नियम को क्या कहते हैं भाई, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल देता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही दबाव विपरीत स्थिति में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। दाब की, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाब की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई डैश है, न्यूटन है, किलो कैलोरी है, पास्कल है या फिर जूल है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। दाब की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई, ओके, क्या है भाई, दाब की पास्कल है। क्या है भाई, पास्कल है। लीजिए इस प्रकार से दाब की एसआई इकाई देखिए पास्कल है, जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। एसआई इकाई को विस्तृत रूप से इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में मापा जाता है। और क्या है भाई, गुड इवनिंग भाई मोनिका, स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व डैश है। तो बताइए भाई, पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर क्यूब है, या 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर 2 ग्राम प्रति सेंटी क्यूब है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। पानी का जो घनत्व है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या है भाई, क्यूब है। ओके, आइए आपको पावर दिख रही होगी, इस प्रकार से देखिए, ध्यान से समझिएगा। जो पानी का घनत्व है 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, एक क्या है भाई मीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पॉइंट भी नोटेड भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और कमरे के तापमान पर पानी का घनत्व कितना होता है भाई, इस प्रकार, है ना। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट बता रहे हो भाई, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। तो बिल्कुल भाई बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैरोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, जिसका आविष्कार किसने कराया था भाई, ध्यान दीजिए, बैरोमीटर या वायु दबाव मापी भी यंत्र भी कहते हैं इसको, जिसका आविष्कार 1643 में इटली के वैज्ञानिक किसने किया था भाई, इवेजिस्ता टेरियो कैली ने किया था। और इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक के अचानक गिरने पर आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, एक पत्थर का, 1 मिनट रुकिए भाई, है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट दीजिए। लीजिए भाई इस प्रकार से बताइएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। एक पत्थर का, क्या दे रखा है भाई, एक पत्थर का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठने की अपेक्षा एक ढलान सड़क पर लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़कने के लिए किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है, और पत्थर को उठाने के लिए किया गया कार्य उसे लुढ़काने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। दोनों ही अवस्थाओं में किया गया कार्य बराबर होता है, लेकिन कार्य की गति और लुढ़काने की प्रक्रिया कम होती है, और पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। भाई बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। लीजिए भाई इस प्रकार से, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पवन की गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है। तो बताइए, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो किसका इस्तेमाल होता है भाई, है ना, पवन की गति को मापने के लिए, क्या बता रहे हो भाई, ओके, हाइड्रो देखिए, हाइड्रो होता है ना, वो हवा में या जल में, है ना, वाष्प की मात्रा को मापता है। ठीक है, हाइड्रो सॉरी, जल में क्या है भाई, तरल में तरल के घनत्व को, हाइड्रो नहीं आएगा इसका मीटर, है ना, हाइड्रोमीटर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। गौर फरमाइएगा, देखिए हाइग्रोमीटर में और हाइड्रोमीटर में दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता और हवा में जल की वाष्प की मात्रा को, और जो बैरोमीटर है वो वायु दाबीय दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब को। और एनीमोमीटर भाई पवन की गति को मापता है। और हाइड्रोमीटर तरल में
तैरकर तरल के घनत्व को मापता है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए वायु की, देखिए वायु की गति को मापने का यंत्र क्या है भाई, हाइड्रोमीटर है, स्पीडोमीटर है, एनमियोमीटर है या फिर बैरोमीटर है। भाई अब की बार है ना सीईटी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको इन सभी यंत्रों का पता होना चाहिए कौन सा यंत्र है किस चीज को मापने के काम आता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, वायु की गति को मापने का यंत्र क्या है भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए देखिए ऑडियोमीटर क्या होता है, वायु वाहन द्वारा तय गई दूरी है, स्पीडोमीटर वाहन गति है, एनमियोमीटर वायु की गति है और बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव है। इस प्रकार आपको सभी के सभी पता होने चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूसेक जल लगभग डैश के बराबर होता है। तो एक क्यूसेक जल किस चीज के बराबर होता है भाई बताइएगा। इनमें से 28.317 लीटर प्रति सेकंड या प्रति मिनट आएगा या प्रति घंटा आएगा या प्रति 10 सेकंड आएगा। भाई आगे बिल्कुल सेम दे रखा है, तो आपको लास्ट तक यूनिट डिजिट तक पता होनी चाहिए इसकी यूनिट। ठीक है, इसकी जो यूनिट है क्या है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक क्यूसिक जल लगभग भाई 28.317 लीटर सेकंड के बराबर होता है। क्यूसेक का अर्थ क्या होता है भाई, क्यूबिक फुट प्रति सेकंड होता है, यानी 1 फुट चौड़े, 1 फुट लंबे और 1 फुट गहरे स्थान से 1 सेकंड में जितना जल निकाला जा सके। ठीक है, क्यूसेक का मतलब समझिएगा इस प्रकार से। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है। तो बताओ भाई फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है, भूकंप, वर्षा, समुद्री गहराई या ध्वनि की दृढ़ता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, फेदोमीटर भाई क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देखिए समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। जबकि जो अन्य दे रखे हैं भाई गौर फरमाइएगा, जैसे पेट्रोमीटर है, इससे पौधों में वाष्प ऊर्जन की दर को मापा जाता है। और सिस्मो से क्या है भाई, इससे भूकंप दृढ़ता का मापन होता है। और फेनोमीटर में भाई ध्वनि के दृढ़ता स्तर को ज्ञात किया जाता है। किसी सितारे की दूरी को मापने का अत्यंत योग्य है ना, बताइए भाई कौन सा है। देखिए किसी सितारे की दूरी मापने का एक अत्यंत योग्य एकांक कौन सा है। तो बताइए क्या है, कुलाम है, नोटिकल मील है, प्रकाश वर्ष है या एम्पियर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, प्रकाश वर्ष है। क्या है भाई, प्रकाश वर्ष है। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, किस चीज का भाई, है ना, दूरी का मात्रक है जो प्रकाश द्वारा निर्वाह में 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी या फिर पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी मापी जाती है। और ये भी पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसके इक्वल होता है भाई, 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है भाई एसआई प्रणाली में दूरी मापने की इकाई डैश है। भाई बताइए एसआई प्रणाली में, ओके, इन एसआई सिस्टम द यूनिट मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस इज डैश। क्या है भाई, फुट है, यार्ड है, मील्स है या फिर मीटर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, एसआई में क्या है भाई, मीटर है। क्या है भाई, मीटर है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा भाई। देखिए दूरी का एसआई मात्रक क्या है भाई, मीटर है, MKS। ठीक है, क्या होती है भाई, देखिए MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का क्या होता है भाई, सेकंड होता है। ओके, लीजिए भाई दो सरल, 1 मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण क्या है। दो सरल पेंडुलम हैं, समान अवधि पर कंपन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनकी लंबाई बराबर है तथा उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान है। ना भाई, उनकी लंबाई अलग है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ये लग रहा है, चलिए फिर भी और पढ़ते हैं। उनकी लंबाई अलग है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान है। ओके, तो भाई इसका जो आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, ओके, कंपन, इनकी लंबाई तो बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। ओके,
और जो साधारण पेंडुलम की समय अवधि केवल स्ट्रिक की लंबाई पर निर्भर करती है और यह द्रव्यमान और गतिक ऊर्जा से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है भाई, इस प्रकार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी का घनत्व केरोसिन के घनत्व से अधिक है, यदि है ना दोनों को मिलाया जाए तो केरोसिन पर पानी तैरता है या पानी पर केरोसिन तैरता है या पानी में केरोसिन घुल जाता है, वे समान रूप से मिल जाते हैं। तो बताइए भाई, देखिए कितना इजी आया हुआ है। पानी का घनत्व केरोसिन के घनत्व से अधिक है ना। तो दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, पानी पर केरोसिन तैरता है। क्या है भाई, पानी पर केरोसिन तैरता है। लीजिए इस प्रकार से, पानी का घनत्व केरोसिन के घनत्व से अधिक होता है, यदि दोनों को आपस में मिला देंगे तो केरोसिन पर पानी तैरता है। नेक्स्ट है भाई, देखिए आपके सामने इस प्रकार से दे रखे हैं, इनको मिलाना है भाई, मैच करना है। यहाँ पे आवर्ती दे रखी है और इकाई में समय में इनका क्या दे रखा है भाई, दोलन दे रखा है, दोलन। ओके, आयाम, लोलक और आवर्ती सारणी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा। ओके, आवर्ती ए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, आयाम। आयाम किस चीज से भाई, ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता है, बिल्कुल। और लोलक क्या है भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पे देखना भाई, चार हैं, चार ध्यान से देखना। आवर्ती, इकाई में दोलन, आयाम क्या है, ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता है। तो देखो भाई, है ना, आवर्ती क्या आएगा भाई, आवर्ती, आवर्ती में इकाई में समय में दोलन है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भाई आयाम। आयाम क्या होता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ओके, और लोलक क्या है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता है। और आवर्त सारणी क्या है भाई, परमाणु संख्या के क्रम में रासायनिक तत्व है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आया भाई क्या आया, सी आया भाई, क्या आया, सी। ओके, क्या आएगा, सी आएगा। देखिए इस प्रकार से रहेगा भाई इनका सीक्वेंस, अगर आपने देखना हो। ये जो क्वेश्चन है एचएससी ने भाई पीजीटी, है ना, पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आया था 2015 में। नेक्स्ट है भाई द्रव्यमान 2 किलो वाला। देखिए द्रव्यमान क्या है भाई, द्रव्यमान 2 किलो वाला एक संगमरमर का खंड है जो बर्फ पर रखा है। जब 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया जाता है तो यह, है ना, घर्षण द्वारा 10 सेकंड में रुक जाता है। तो घर्षण का गुणांक बताना है कितना होगा भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। किस प्रकार आया भाई, देखिए एम कितना दे रखा है भाई, 2 किलोग्राम, और वी कितना दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड, और टी कितना है भाई, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। और जो इसका जो फार्मूला है उसमें अगर आप पुट करोगे तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है निकल के क्या आएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से क्या रहेगा भाई, देखिए 0.06 कितना आएगा, पॉइंट। अब आगे भाई ध्वनि और तरंग गति से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या आगे भाई, ध्वनि और तरंग गति से रिलेटेड क्वेश्चन। डेसिमल, देखिए डेसिबल किसकी इकाई है बताइए, ध्वनि की, प्रकाश की, पानी के बहाव की, या प्रकाश की गति की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, ध्वनि की तीव्रता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डेसिबल। देखिए एक लघु गणक इकाई है जिसका प्रयोग ध्वनि स्तर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, रडार बंदूक डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए भाई, जो रडार बंदूक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, डॉपलर्स प्रभाव पर, या फोटो इलेक्ट्रिक्स प्रभाव पर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, बिल्कुल। देखिए डॉपलर्स प्रभाव पर काम करता है, ओके, कार्य करता है। इससे क्या कहते हैं भाई, गौर फरमाइएगा, रडार स्पीड गन या स्पीड गन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चलती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पेशेवर खेलों में गेंद की गति को मापने के लिए किया जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण चलती हुई वस्तुओं की गति को मापा जाता है भाई, ओके। क्रिकेट में, बेसबॉल, टेनिस में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग बतानी है भाई, कौन सी है, गामा है, ध्वनि तरंग है, या फिर एक्स किरणें हैं, या रेडियो तरंगे हैं, हमें बतानी है यांत्रिक तरंग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्वनि तरंग। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी। ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे आदि क्या है भाई, यांत्रिक तरंगे हैं। बहुत, देखिए बहुत उच्च आकृति
की तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं भाई? छोटी होती हैं, सबसे छोटी, लंबी या सबसे लंबी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। बहुत उच्च आकृति की तरंगे कैसी होती है भाई? ऋचा गुड इवनिंग भाई। कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। कैसी होती हैं भाई? लंबी होती हैं। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो लाउड जो स्पीकर है भाई उसमें कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक कंपन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो बताइए भाई इनमें से कौन सी ऊर्जा है जो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विद्युत ऊर्जा। कौन सी भाई? विद्युत जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, इस प्रकार देखिए कैसे भाई लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है भाई? माइक्रोफोन है। और ऊर्जा का एक या अधिक बार में रूपांतरण होता है। रूपांतरण के पहले वह रूपांतरण के पश्चात कुछ कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। क्या रहती है भाई? अचर रहती है। निम्नलिखित में से बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंदर है ना की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय तरंगे या फिर ज्वालामुखी। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है भाई? ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है भाई? क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ज्वालामुखी आएगा। क्या आएगा भाई? ज्वालामुखी आएगा। देखिए इसका जो आंसर है ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग या विस्फोट होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ क्या है भाई? बाहर आते हैं। वह उपकरण जो बताइए भाई ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। तो बताइए ध्वनि को विद्युत तरंगों में कौन बदलता है? स्पीकर, माइक्रोफोन, ओके, आईसी या फिर क्या है भाई? स्टेरियोस्कोप। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया था आपको जो लाउड स्पीकर वाला क्वेश्चन करवाया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। माइक्रोफोन क्या करता है भाई? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। स्पीकर बताया नहीं था अभी भाई? एक को देखिए, स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ओके, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। बताओ भाई किस में होती है? वायु में, पानी में, लोहे में या निर्वात में? बिल्कुल भाई माइक्रोफोन। तो बताइए ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? वायु में, पानी में, लोहे में या फिर निर्वात में? तो किस में होती है भाई? लोहे में होती है सबसे ज्यादा। किस में होती है भाई? लोहे में। ओके, लोहे में सबसे अधिक होती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या है ना क्या है भाई? देखिए एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ है जो किसी ठोस या द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, सबसे कम तरल में और सबसे कम वायु में होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। पॉइंट बी नोटेड, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, लीजिए भाई 20,000 है ना, लीजिए अर्थ से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? सर्व्य, प्रासव्य, अवसर्व्य या फिर अवध्वनिक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। प्राश्य ध्वनि क्या कहते हैं भाई? प्राश्यव्य। देखिए नीचे की आवृत्ति तरंगों को भाई ध्यान दीजिए, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को भाई अवसर्व्य तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेके ओके 20,000 के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को सर्व्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य का कान सुन सकता है। और 20,000 से ऊपर की तरंगों को भाई ध्यान दीजिए क्या कहते हैं? प्रासर्व्य तरंगे। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ही इनको सुन सकते हैं, आम इंसान नहीं सुन सकता भाई। देव गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। बताइए सामान्य, देखिए क्या है? सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में प्रास क्या है? तो बताइए भाई सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में प्रास क्या है? अभी आपको बताया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 20 से क्या आएगा है ना? 20 से क्या आएगा? 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ध्वनि तेज गति डैश से गुजरती है भाई? बताइए ध्वनि तेज गति से गुजरती है डैश। इस्पात, लकड़ी, पानी, हवा।
तो बताइए भाई तेज गति से किस में से गुजरती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इस्पात आएगा। क्या आएगा भाई? इस्पात से। ओके, देखिए ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे अधिक होती है और ध्वनि की चाल उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से वह यात्रा कर रही है। और ठोस ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तरल में उसके बाद, और गैसों में सबसे कम होती है। ओके, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। तो बताइए भाई, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जो नाम है क्या आएगा? ओके, क्या आएगा भाई? एकाउस्टिक। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। ओके, लीजिए, जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगे, अपसर्व्य तरंगे और प्रासर्व्य तरंगों सहित ठोस, द्रव, गैस में संचारित होने वाली सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का क्या किया जाता है भाई? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक द्रव में विक्षोभ आरंभ होने का निर्माण डैश द्वारा किया जाता है? पास्कल का नियम, टोरियसियल का नियम, या फिर बर्नौली का नियम, या फिर रेंडोल की संख्या? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। एक द्रव में विक्षोभ आरंभ होने का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भाई? है ना, इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा भाई। डी डी डी। ठीक है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, लीजिए भाई, अब आगे ऊष्मा और तापमान से रिलेटेड। किससे आगे भाई? ऊष्मा और तापमान से रिलेटेड आगे। देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है भाई? बताइए। मैनोमीटर है, बैरोमीटर है, आइग्रो है, या हाइड्रो है? वायुमंडल की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वायुमंडल की। ठीक है, आर्द्रता कौन मापता है भाई? ओके, बी बता रहे हो भाई? हाँ भाई, है ना, ये तो दबाव को मापता है भाई, ध्यान दीजिए। बैरोमीटर तो वायुमंडल का दबाव मापता है, यहाँ पे बात हो रही है आर्द्रता की, वायुमंडल की आर्द्रता। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ, है ना, ऑप्शन है क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी, बिल्कुल। हाइग्रोमीटर। देखिए, मैनोमीटर से क्या है भाई? मैनोमीटर तरल पदार्थ या गैस के दबाव को मापता है, बैरोमीटर वायुमंडल दबाव को, और आइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को, हाइड्रो भाई समुद्र की आवाज को। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, ताप का एसआई मात्रक बताइए क्या है भाई? ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है, एम्पियर है ना, या फिर कैलोरी है? केल्विन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। ओके, ताप का क्या है भाई? केल्विन है। लीजिए, इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ओके, विद्युत धारा का एम्पियर है, तीव्रता का क्या है भाई? ठीक है, कैंडले है, और ऊर्जा का क्या है? कैलोरी है। ये सारे आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, डैश तापमान की इकाई नहीं है? तो बताइए भाई, इनमें से तापमान की कौन सी इकाई नहीं है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, या फिर पास्कल? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पास्कल आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, पास्कल। देखिए, है ना, पास्कल तापमान की इकाई नहीं है। प्रेशर की एसआई क्या है भाई? ये जो है, देखिए, पास्कल किसकी है भाई? दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। पास्कल प्रति इकाई क्षेत्र बल का एक वह माप है जिसे 1 न्यूटन प्रति मीटर के रूप में परिभाषित किया गया है। भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? बिल्कुल भाई, बताइएगा किस में मापा जाता है? बिल्कुल इजी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कैलोरी में, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए, नेक्स्ट ऊष्मा की क्या बतानी है भाई? ऊष्मा की एस आई, है ना, इकाई क्या है? ऊष्मा की एस आई इकाई क्या है? जूल है, वॉट है ना, और वोल्ट है, या फिर न्यूटन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सुरेंद्र जट, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, काफी दिन बाद दिखे भाई सुरेंद्र जट, कहाँ बिजी हो? चलिए भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? है ना, 38 का आंसर क्या आएगा भाई? जूल आएगा। क्या आएगा भाई? जूल, बिल्कुल है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भाई, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण बताइए भाई। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, अभी बताया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? करेक्ट बताना, गलत नहीं होना चाहिए अब की बार। वायुमंडलीय दाब को, एटमोस्फियर, है ना, प्रेशर को मापने के लिए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बैरोमीटर आएगा। क्या आएगा? बैरोमीटर आएगा। नेक्स्ट है भाई, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? ओके, ठीक है भाई, चलिए, सापेक्ष आर्द्रता, दूध की शुद्धता, द्रव का विशिष्ट घनत्व, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है भाई, बताइए हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो बिल्कुल भाई,
ये आएगा सापेक्ष आर्द्रता, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके, हाइग्रोस शब्द देखिए कहाँ से लिया गया है भाई, ग्रीक शब्द हाइग्रोस से बना है जिसका अर्थ है नम या गीला। अपेक्षित आर्द्रता का मतलब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से है भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 41 आ गए भाई। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यंत्रों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए किससे। और अब की बार सीईटी में भी आया था। ओके, बैरोमीटर आएगा, सीलोमीटर आएगा, या हाइग्रोमीटर आएगा, या एनमियोमीटर आएगा। ओके ओके, बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, बैरोमीटर क्या आएगा भाई, बैरोमीटर आएगा। ओके, सीलोमीटर क्या है भाई, देखिएगा सीलोमीटर है बादलों के आधारों की ऊंचाई, और आइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मैंने बताया था आपको, और हवा की गति भाई एनमियोमीटर। ओके, लीजिए भाई, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा और व्यक्त किया जाता है, शरीर में। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की भाई, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा और व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, ठीक है, सी बता रहे हो भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, देखिए जूल और क्या आएगा भाई, किलोग्राम, दोनों आएगा, सॉरी किलो कैलोरी। इसका जो आंसर है दोनों आएगा, ए भी आएगा और सी भी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। ए और सी, जूल और क्या आएगा भाई, देखिए शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की इकाई में जूल तथा किलो कैलोरी दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है भाई, तापमान की इकाई नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है भाई, दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्यों कंफ्यूज हो भाई मोनिका, बताइए वाई। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी, बिल्कुल है करेक्ट है भाई, पास्कल। ओके, किसकी है, अभी बताया था पास्कल, है ना। पास्कल दाब का मात्रक है, और केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। सेल्सियस और फारेनहाइट भी ताप के क्या है भाई, मात्रक हैं। बिल्कुल भाई, आंसर क्या करके देखिए, आंसर क्या करके आए आपने, एक भी टिक कर दिया, ग्रेस मार्क मिलेगा, ऑब्जेक्शन लगना है। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जब दो होता है ना, सबको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। बाद में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है गति, आपने सी लगाया तो भी आपका कंसीडर होगा, ए लगाया तो भी कंसीडर होगा। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जस्ट चिल। बताइए, बाद में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, है ना, या फिर प्रायोगिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। लीजिए इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज्यादातर ऊष्मा प्रक्रिया प्राप्त होती है, चालन, संवहन, विकिरण, या फिर। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज्यादातर ऊष्मा प्रक्रिया से प्राप्त होती है, किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है भाई, विकिरण से। किससे प्राप्त होती है भाई, विकिरण से। इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। देखिए, भट्टी के सामने खड़े हुए ज्यादातर ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से प्राप्त होती है। विकिरण को परमाणु पदार्थ पर उसके प्रभाव के आधार पर विआयनीकरण के रूप में वर्गीकृत ओके किया जा सकता है। और प्रकाश की चाल भाई कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए भाई, थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई, ये तो इजी है। ठीक है, किस चीज का यूज किया जाता है, कॉपर का, पारे का, सोने का, या लिथियम का, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गैरी स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल पारा आएगा। क्या आएगा, पारा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए, है ना, पारा, या फिर मरकरी भी ऑप्शन में आ सकता है, पारा आ जाए या मरकरी। ओके, थर्मामीटर शीशे की एक छोटी सी खोखली नली है जिसमें पारा भरा होता है, या फिर क्या कहोगे, मरकरी। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के रूप में किया जाता है, तो बताइए भाई किसका किया जाता है। ओके, केल्विन और सेल्सियस का, केल्विन और फारेनहाइट का, केल्विन और क्या है भाई, mm प्रति HG, और या फिर सेल्सियम फारेनहाइट का। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ए आएगा, तापमान मापने के लिए। ठीक है, किसका, केल्विन और सेल्सियस का। ठीक है भाई, देखिए तापमान मापने का SI मात्रक केल्विन होता है, और तापमान मानने
मापने के लिए भाई सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। सेल्सियस पैमाने को भाई 0 से है ना 100 डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। फारेनहाइट को भाई 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 के मध्य मापा जाता है। और केल्विन में भाई ध्यान रखिएगा 273 के से 373 के मध्य मापा जाता है। और किसी भी वस्तु का न्यूनतम तापमान भाई -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। आपसे पूछ ले परम शून्य तापमान कितना होता है। ओके, आग के सामने देखिए बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से गर्मी प्राप्त करता है। तो बताइए भाई, आग के सामने बैठा हुआ व्यक्ति विकिरण। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, है ना। आग के सामने बैठा हुआ व्यक्ति, है ना, देखिए कौन सी विधि द्वारा गर्मी प्राप्त करता है भाई। और लोहे की छड़ को चालन विधि से गर्म किया जाता है। और पानी को भाई संवहन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। ओके, यदि हम देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम धातु के सरिये को एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह कौन सी प्रक्रिया है। तो बताइए भाई ये कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, यदि हम कौन सी बता रहे हो भाई, चलन बता रहे हो भाई। ओके, बिल्कुल भाई, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, चलन आएगा भाई एक से उसमें। ठीक है, देखिए चलन विधि द्वारा, ठीक है, देखिए चलन विधि द्वारा सीधे संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण एक गर्म ठोस वस्तु के माध्यम से होता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो धीमी गति से होता है। तेज हवा वाली, देखिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, क्यों नहीं बनती भाई, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है। या फिर इसका जो है ऑप्शन देखिए क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट, तापमान साफ नहीं होता या आकाश साफ नहीं होता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है, डी आएगा भाई, बिल्कुल। आसमान क्या है भाई, देखिए आकाश साफ नहीं होता, तेज हवा चलने वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, है ना। देखिए भाई इसका कारण क्या है भाई, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जब आकाश साफ होता है और रात में पेड़ और पौधे ठंडे होते हैं तो पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है, इसीलिए ओस बनती है। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऊंचाई पर जाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। निम्न तापमान के कारण, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या उच्च तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऊंचाई पर जाने पर जल का जो क्वथनांक है कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है भाई, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। बी आएगा, किसके कारण भाई, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ओके, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और कम ऊंचाई पर, है ना, कम तापमान पर ही जल में उबाल आ जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। इसके पीछे ये रीजन होता है भाई। ठीक है, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड उपयुक्त है। तो बताइए भाई, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में, ठीक है, कम ऊष्मा चालकता, अधिक ऊष्मा चालकता या कम विद्युत चालकता या अधिक घनत्व। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, अधिक ऊष्मा चालकता, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, ओके, किसी पदार्थ में चालन विधि द्वारा उस ऊष्मा संचरित करने का गुण ऊष्मा चालकता कहलाता है और अधिक ऊष्मा चालकता वाला बर्तन भोजन को जल्दी पका देता है। नेक्स्ट है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। और खाना पकाने वाले बर्तनों की पैंदी पर भाई तांबे की पालिश कर दी जाती है ताकि, है ना, तांबा बर्तन पर समान रूप से ऊष्मा को क्या कर दे भाई, वितरित कर दे। आपने देखा होगा भाई जो नीचे, है ना, तांबे की क्या होती है, एक लेयर होती है। नेक्स्ट है भाई, एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड पूर्णतः डूब जाएगा, मूल रूप से तैरता रहेगा, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई, उसका
बिल्कुल, देखिए सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? बिल्कुल ए नहीं आएगा भाई। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और जब एक पिंड जल में 4 डिग्री से तरता है तो यदि 100 डिग्री बढ़ जाए तो पिंड का कुछ भाग ही डूब जाएगा। ओके, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 54 आपकी स्क्रीन पर है ना, 2016 में पूछा गया है। जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भाषित किया जाता है तो लोह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है। इसका क्या कारण है भाई? लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता है, लोहे की निम्नतर ऊष्मा चालकता है, या लोहे की निम्नतर ऊष्मा चालकता है, या लोहे का कम घनत्व है। तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई, बताइए। ओके, क्या आएगा भाई? बिल्कुल, देखिए लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देव, मोनिका बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, है ना। रीचा, लीजिए भाई, देखिए बिल्कुल भाई। सुरेंद्र जट, लीजिए। जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भाषित किया जाता है तो लोह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि लोहे की उच्चता लकड़ी की अपेक्षा अधिक होती है। लकड़ी एक अचालक पदार्थ है जबकि लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता अधिक होती है। रजत किस तापक्रम पर पिघलता है? तो बताइए भाई, रजत है ना किस तापक्रम पर पिघलता है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? सिल्वर की। किसकी बात हो रही है भाई? सिल्वर की बात हो रही है। ठीक है, कितना बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, 961 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध चांदी का जो गलनांक है वो कितना है भाई? 961.8 डिग्री सेल्सियस या 1763.24 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रवावस्था में पहुंच जाता है। पदार्थ के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है। चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा भाई? विकिरण। क्या आएगा भाई? विकिरण आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? विकिरण आएगा। विकिरण, देखिए पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना, कणों के बिना, ठीक है, क्या है भाई? वास्तविक गतिमान हुए हो। ठीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया माध्यम के कणों को शामिल किए बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। ओके, इसका जो आंसर है भाई, बिल्कुल क्या आएगा? विकर्ण आएगा भाई। बंटी, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किसी साफ आकाश वाली रात्रि को, देखिए किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान में नति अधिक हो सकती है किंतु किसी मेघाच्छित रात्रि को तापमान में नति प्राय काफी कम होती है। इस अंतर का क्या कारण है? इस अंतर का कारण यह है कि, क्या कारण है भाई? गौर फरमाइएगा। साफ आकाश पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा का सरलता से बाहर पलायन होने देता है। ठीक है भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से एक धातु की, है ना, प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है तो छेद का आकार बढ़ेगा, घटेगा, या फिर वैसा ही रहेगा, या फिर क्या रहेगा भाई? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, है ना, एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है, बढ़ेगा। क्या करेगा भाई? बढ़ेगा। बिल्कुल सही बताया भाई, बढ़ेगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से बिल्कुल सही है भाई, नो डाउट सही बता रहे हो। देखिए धातु की प्लेट में एक छिद्र किया जाता है, बाद में प्लेट को तपाया जाता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऐसा किस कारण है भाई? तापीय प्रभाव के कारण धातु प्लेट को गर्म करके प्लेट में छेद का प्रसार होगा और गर्म करने पर धातु की प्लेट के साथ साथ गोलाकार छिद्र का आयतन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है भाई विकिरण। क्या है भाई? उच्च ताप मापी एक साधन है जो माप सकता है किस चीज को भाई? बताइए, किस चीज को मापता है? बिल्कुल भाई, अति उच्च तापमान को। किसको भाई? अति उच्च तापमान को। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी भाई, है ना, इस तापमापी की सहायता से अधिक उच्च और दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य, है ना, आदि के तापों की क्या है? माप की जाती है। नेक्स्ट है भाई,
और देखिए इस तापमापी से प्राय 800 डिग्री सेल्सियस ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे कम ताप नहीं मापे जाते। भाई गौर फरमाइएगा, ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, थर्मामीटर है, वोल्टामीटर है ना, वोल्ट मीटर है या कैलोरीमीटर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, ठीक है। ऊष्मा है ना परिवर्तन को मापने का उपयुक्त उपकरण क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए, है ना। ए नहीं आएगा भाई, थर्मामीटर थोड़ी ना आएगा, है ना। परिवर्तन को मापने के लिए, ठीक है, परिवर्तन को मापने के लिए क्या आएगा भाई, लो देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी है। 1 ग्राम ऊष्मा, देखिए 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री से 15.5 तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल वाष्प का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बताइए भाई क्या कहलाता है ना। उच्च बनाने की प्रक्रिया, संप्रेषण या वाष्पीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, बिल्कुल जल वाष्प का देखिए जल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब वायु में मौजूद जल वाष्प ठंडा होकर तरल में बदल जाता है, और आमतौर पर जब तापमान गिरता है और हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है। तो संघनन को ओस धुंध वाहक बनाने के रूप में देखा जा सकता है। ओके भाई, बिल्कुल, लीजिए भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया वो आ गया प्रकाश, ये करेंगे कल की वीडियो में। और अभी हम भाई डीएसएसबी का एक सेट करेंगे, ठीक है, जो कि पेंडिंग है भाई काफी दिन से, तो इसके जस्ट बाद लेके आ रही हूँ भाई। ओके, तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच। कल की वीडियो है ना, इसको यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे, और अभी डीएसएसबी का एक सेट करूंगी भाई। चलिए, थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों का, मोनिका, सुरेंद्र जट और रिचा और देव, ठीक है भाई, बिल्कुल थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भाई, गेम ओवर, ओके।